हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द हिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी रिजल्ट आने में टाइम है हमारा, मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ जाएगा, बट स्कूल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना, तो सिलेबस फटाफट कवर अप करना है हमको। ठीक है ना, तो देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पहले समझ लो 11 शुरू करने से पहले ना, कि इसको 10th के अकॉर्डिंग नहीं लेना है कि भाई जैसे 10th में पढ़ा है वैसे इनको पढ़ाई करनी होती है, नहीं है ना, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बिकॉज यही वाले कॉन्सेप्ट आपको 12th में यूज करने हैं। 11th अगर आपकी अच्छी नहीं हो पाई तो 12th में कहीं ना कहीं इशू आपको आएगा ही आएगा। तो भाई 12th अगर बेकार नहीं करनी तो 11th को ज्यादा बेटर करना है आपको। ठीक है, चैप्टर्स हमारे पास देखो ऑल 16 चैप्टर्स थे लगभग, बट 14 हमारे डिलीट हो गए, तो हमारे पास 14 चैप्टर्स है, उसमें से भी सिलेबस हमारा डिलीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं सारा सिलेबस आपको बता दूंगा, जो रिवाइज सिलेबस है हमारा ना 2023 से 24 वाले सेशन के लिए। ठीक है, बुक अगर आपके पास ओल्ड वाली है तो भी चलेगा, नई वाली है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, न्यू वाली में भी कुछ सेक्शन कटा हुआ है बट वो ऑलरेडी प्रिंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, क्या क्या सिलेबस में हमारे नहीं आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट बात और ये भी है कि सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, लगभग सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, तो आप स्किप नहीं कर सकते चैप्टर्स को ना। तो आपको हर एक चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना, तभी जाकर आप नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा थोड़ा उसको डिटेल में समझ पाओगे। वरना क्या होगा कि आप भाई 2-4 क्वेश्चन कर लोगे बट अगर क्वेश्चन घुमा दे जाएंगे और कनेक्ट कर देंगे अदर चैप्टर से तो फिर दिक्कत आने वाली है। तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चैप्टर्स टफ नहीं है, चैप्टर्स इजी है, तो कहीं कहीं पर लेकिन लेंथी लगेंगे, तो दिमाग को ठंडे रख के पढ़ना है। ठीक है, डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है, स्किप नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो पाइल अप हो जाता है। जब सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड टाइम आएगा तो दिक्कत होती है। तो दिमाग अभी से सेट कर लो कि भाई हमको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, बाकी ऑल द बेस्ट है सबको रिजल्ट के लिए। ठीक है, चलो देखो चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 सेट्स, है ना, इजी चैप्टर है काफी, लेकिन इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो आपको लगभग हर चैप्टर में यूज हो जाता है ना, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेट क्या होता है भाई? सेट देखो हम घर पर देखते हैं ना, घर पर भी हम देखते हैं, बोलते हैं भाई जैसे हमारे पास कप होता है हम उसको कप का सेट बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक खाने के लिए होता है तो हम उसको डिनर सेट बोलते हैं, तो उसके आगे भी हम सेट लगा देते हैं। तो ये सेट क्या रिप्रेजेंट करता है ना, बेसिकली क्या बता रहा होता है, इसका मीनिंग क्या है ना। हम पढ़ेंगे पहले सेट, है ना, और सेट से मतलब क्या हो गया भाई, प्लूरल हो गया, तो डिफरेंट टाइप के हमको पढ़ने यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं कि सेट की, तो सेट क्या होता है ना, देखो एनसीईआरटी के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है ना, इट इज ए well defined, it is a well defined collection of objects, it is a well defined collection of objects। ठीक है ना, it's a well defined collection of objects, या फिर हम इसको आइटम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या चीज होती है? ठीक, तो देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए कि भाई इकट्ठा कर लिया, है ना, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, मतलब बदलेगी नहीं, जो है सबके लिए एक ही जैसी है। ठीक है ना, अगर सबके लिए भाई डिनर का सेट है तो वो सबके लिए ही है ना, किसी के ये नहीं कि डिनर का सेट कप का सेट बन जाएगा। यानी कि डेफिनेशन डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। वेरी नहीं करनी चाहिए, वेरी मतलब कि है ना बदलना, कि मतलब बदले नहीं, है ना, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हर इंसान के 10 बंदे हैं तो वो जो कंडीशन में लगा रहा हूं वो 10 के 10 के लिए सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना, मैंने बोला भाई 5 नेचुरल नंबर, तो भाई स्टार्टिंग के सब बोलेंगे 1 2 3 4 5। किसी के लिए 6 नहीं हो जाएगा, किसी के लिए 7 नहीं हो जाएगा, मतलब जो है सबके लिए सेम हो, किसी के लिए बदले नहीं। ऐसे कलेक्शन को, है ना, ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक सेट कहते हैं।
इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, और आइटम्स। कोई दिक्कत वाली बात? एक मैं बोलता हूं जैसे बेस्ट 5 बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया या इंडियन क्रिकेट टीम। मैं बोलूं भाई 5 बेस्ट बॉलर बताओ, तो वो सबके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है ना भाई। किसी को कोई डिफरेंट बॉलर पसंद है, किसी को कोई डिफरेंट बॉलर पसंद है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये जो कलेक्शन मैंने कराई है परसेंट टू परसेंट वैरी कर गया, तो इसको मैं सेट नहीं कह सकता। ये बात समझ में आ रही है? मैंने बोला टॉप 5 MCU मूवीज, है ना, MCU मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है ना भाई। तो यहां पर क्या है, 5 मूवीज। अब भाई किसी को अलग सुपर हीरो पसंद है, किसी को अलग पसंद है, तो यहां पर क्या होगा, ये वेरी कर जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी को आंट-मैन 3 पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी जो कंडीशन लगाई है वो अगर बदले नहीं, वो सबके लिए सेम होगी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूं, वो कलेक्शन सेट कहलाया जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? फटाफट नोट कर लो उसको पहले। चलिए, नाउ डिनोटेड बाय ना, डिनोटेड बाय, और एक होता है रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है ना। तो देखो एक चीज है डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय, कि हम सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं और एक सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में फर्क होता है ना। डिनोट का मतलब बेसिकली होता है उसका नाम, हम उसको लिखते कैसे हैं ना, नेम, या फिर उसका सिंबल जो हो जाएगा। तो बेसिकली मैं उसको कैसे डिनोट करता हूं, बाय कैपिटल लेटर, बाय कैपिटल लेटर। मैं कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करता हूं, जैसे भाई ए हो गया है ना, फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, है ना, एटसेट्रा। बात समझ पा रही? तो अगर मेरे को सेट लिखना है, मैं बोलूंगा सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो है ना। तो इसके लिए मैं कोई भी एक कैपिटल लेटर यूज कर लूंगा ना। अगर मैं इसको लूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मैंने इसका नाम ए रख दिया ना। बात समझ में आ रही? तो कैपिटल लेटर मेरे को यहां पर यूज करना है किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक है ना। नाउ रिप्रेजेंटेड बाय का मतलब बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने कलेक्ट करे हैं उनको किस तरह से मैं लिखूंगा। दोनों बातों में फर्क समझो। डिनोट का मतलब है सेट का नाम कैसे लिखा जाएगा, और रिप्रेजेंट का मतलब है ना वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को मैं कैसे लिखने वाला हूं, ठीक है। उनको जो कलेक्शन है वो कलेक्शन में कैसा दिखाऊंगा, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय। ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो रिप्रेजेंट के लिए बेसिकली क्या है, हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको फिलहाल यहां से हटा देते हैं और ऐसे लिख देते हैं रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड, है ना। तो यहां पर हमारे पास 2 टाइप हो जाते हैं। एक है हमारे पास टैबुलर फॉर्म और इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, है ना, टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम होता है रूल फॉर्म। बात समझ में आ रही है? सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म। तो देखो हमको जो पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, वो आता है इसका कन्वर्शन। मतलब आपको बोलेंगे कि भाई सेट बिल्डर से रोस्टर से सेट बिल्डर बनाइए या फिर सेट बिल्डर से रोस्टर बनाइए। तो आपको ये प्रेजेंटेशन आनी चाहिए कि भैया किस तरीके से मैं लिखूंगा, जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर उनको मैं किस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो देखो पहली बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की या सेट बिल्डर की। तो मैंने कहा एक सेट है ना, सेट है ना ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट है ना। देखो बेसिकली अल्फाबेट ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ग्रीक के डिफरेंट हो जाएंगे, है ना, स्पेनिश के अलग हो जाएंगे, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज के अलग हो जाएंगे। तो हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की, ठीक है ना। तो सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है ना, तो बेसिकली वो होते हैं ए, ठीक है,
ई आई ओ यू। क्लियर है चीज? तो ये क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में दिखाऊंगा और उस सेट में भी बेसिकली मुझे दिखाना है ये वाली फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो इसमें सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो देखो सेट का नाम मैंने कैसे बोला, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो मैंने ए लिख दिया, तो बराबर है ये जो सेट है इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर सेट में वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो आइटम्स हैं, या फिर वो जो एलिमेंट्स, हम इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो विद इन द ब्रैकेट्स लिखे जाएंगे, याद रखना, कर्ली ब्रैकेट्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेपरेट किए जाएंगे कॉमा से, ठीक है, ये सेपरेट किए जाएंगे किससे, कॉमा से। तो ये होता है सेट रिप्रेजेंटेशन यानी रोस्टर फॉर्म। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, ब्रैकेट्स होने चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट्स है या जो ये एलिमेंट्स है वो सेपरेट होने चाहिए कॉमा से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इजी बिजी है। चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि है ना, लेटर, सेट ऑफ लेटर्स यूज इन द नेम आदित्य। ठीक है, बात को समझो। आदित्य नाम के अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं आपको उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बोलता हूं मैंने सेट ले लिया बी, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए। अब बात को समझो, मुझे यहां पर यह बताना है कि इसके अंदर कौन से लेटर यूज हो रहे हैं उनका सेट, है ना। तो देखो यहां पर ए है, यहां पर ए है, भले ही 2 बार यूज हो रहा है यहां पर, लेकिन लेटर तो ये ए ही है, तो ये एक ही बार आएगा, ठीक है। कॉमा, ये डी हो गया, ये आई हो गया, ये टी हो गया और ये वाई। उन्होंने ये देखो कितनी भी बार यूज मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेटर तो वो एक ही है तो वो ए ही। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई यहां पर रिपीटिशन हो रही है किसी भी लेटर की या किसी भी एलिमेंट की, तो वो रिपीटिशन नहीं लिखेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? फर्स्ट, नो रिपीटिशन अलाउड, मतलब रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बोला यही सेट है और भाई कोई बच्चा ऐसे नहीं लिख रहा, वो बोल रहा है कि भाई पहले डी आया है, आई भी यूज हो रहा है, टी भी यूज हो रहा है, वाई भी यूज हो रहा है, ए भी यूज हो रहा है, तो क्या ये दोनों बातें सेम होंगी? बिल्कुल हाँ होंगी। भाई मेरे को बोला है कि कौन से लेटर यूज हो रहे, कौन सा कहां रहा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड बात, पोजीशन डज नॉट मैटर, हमें फर्क नहीं पड़ता उसकी पोजीशन से, जो उसके एलिमेंट्स है उससे उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इधर लिखे हो चाहे इधर लिखे हो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? चलो तो इसके बाद करते हैं भाई सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है ना, रूल फॉर्म कह देते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट लिखा जाता है, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं लिखते, यहां पर एक कंडीशन लगाते, एक रूल लगा देते। उस रूल को जो भी एलिमेंट फॉलो करेगा वो किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, वो उस पर्टिकुलर सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो इसी के लिए अगर मैं बोलूंगा, मैंने बोला एक सेट है जैसे वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, मैंने कहा सेट ए है। अब देखो सेट है तो विद इन द ब्रैकेट्स तो लिखा ही जाएगा, ये तो मस्ट है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल वैल्यू नहीं लिख रहा मैं ना, तो मैंने लिखा इसके अंदर कोई x एक एलिमेंट आ रहा है, जरूरी नहीं x लिखो, y लिख लो, z लिख लो, भाई वेरिएबल है, क्या फर्क पड़ता है। बट ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन क्या है कि भाई वो जो एलिमेंट है वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल है, तो x है ना इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत बात? ठीक, तो ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को और एक्सप्लोर करेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर बेसिक बात क्या है समझ जाओगे कि भाई देखो जो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म है उसमें हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किया जाएगा और सेपरेटेड बाय कॉमा होने वाला है।
रिपीटिशन कोई होती नहीं है किसी भी एलिमेंट की, और जो पोजीशन होती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पोजीशन कह लो, आप इसको ऑर्डर भी कह सकते हो ना, कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज इमैटेरियल, फर्क नहीं पड़ता इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, रिपीटिशन होगी नहीं, विद इन द ब्रैकेट्स लिखा जाएगा। सेट बिल्डर में एक कंडीशन होगी, एक रूल होगा, उस रूल को जो भी फॉलो करेंगे वही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो देखो सेट ना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बना सकता हूँ, मेरा जो मन चाहे मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बना सकता हूँ। मैं मार्कर को लेके बना सकता हूँ, मैं शर्ट को लेके बना सकता हूँ, मैं बोर्ड को लेके बना सकता हूँ, मैं लाइट को लेकर बना सकता हूँ। लेकिन हमको कुछ स्पेशल सेट पढ़ने हैं ना, जिसको हम मैथमेटिकल सेट कहते हैं। ठीक है भाई, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल सेट्स, तो उन पर बात करते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं मैथमेटिकल सेट्स की ना। तो हमारे पास मैथमेटिक्स, देखो ये वैसे आपने 10th में पढ़े हुए हैं ये, ठीक है ना, नंबर्स ही हैं, बट अब क्योंकि ये सेट है तो उनको मैं एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, डिनोट करूंगा बेसिकली। तो देखो क्या क्या है मैथमेटिकल सेट में, क्योंकि आगे दिखते रहेंगे आपको ना, जब आप वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, बताएंगे भाई तो कहां पर लाई कर रहा है, वो किससे है ना बिलोंग करेगा, ये भी पढ़ेंगे। तो आपको वहां पर ये पता होना चाहिए कि वो जो जो लेटर है ना, वो किसको डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है ना, कौन से सेट को बता रहा है। तो इसको कहेंगे मैथमेटिकल सेट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ना रियल नंबर की। देखो अभी तक आपने रियल नंबर ही पढ़े, आप 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5 है बेसिकली। तो हम बात करते हैं पहले रियल नंबर्स की, है ना। तो रियल नंबर हमने डेफिनेशन पढ़ी, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना, इन द ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर रियल नंबर है। टिल 10th क्लास जो भी नंबर आपने पढ़ा है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे 11th में। तो जो रियल नंबर होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, है ना, किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। रियल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं, कौन कौन से, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है इररेशनल नंबर। भाई इनकी डेफिनेशन वगैरह सब हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना, 10th क्लास में। नहीं तो जो 10th की हमारे पास वन शॉट है उस पर जाके चेक कर लो, तो मैं उस पर बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके सेट यानी कि जो डिनोट करते हैं हम इसको, है ना, सेट नोटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखो रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है वही नंबर, और इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कभी कभी मैं रिप्रेजेंट बोल दूंगा, डिनोट बोल दूंगा, लेकिन बात उसी की हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद इररेशनल नंबर, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी से हम बताते हैं इररेशनल नंबर को, ठीक है। तो देखो इसमें भी मेरे पास डेसिमल नंबर थे, नॉन डेसिमल नंबर थे, यहाँ पर भी डेसिमल नंबर थे, नॉन डेसिमल नंबर थे, बट फिलहाल मैं उनकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर, है ना। फिलहाल उनकी बात करो जो सेट है मेरे पास, ठीक। तो इसी में मेरे पास आते हैं कौन से, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, है ना। भाई मैं डेसिमल वाले भी बता नहीं रहा, ठीक है ना, मैं डेसिमल वाले नहीं बता रहा अभी, मैं केवल उनको बता रहा हूं जिनका सेट का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, इन्हीं का नाम काउंटिंग नंबर भी है, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये नंबर कौन से होते हैं भाई, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि कंटिन्यूटी का मतलब है चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कंटिन्यूअस है, एंडलेस है। फिर आते हैं मेरे पास होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 0 1 2 3, ये भी चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो देखो आपने ये नंबर तो पढ़े होते क्या है, बट अब यहाँ पर बस आप ये देख रहे हो किस लेटर से मैं इनको डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स इनको हम I से या फिर कैपिटल, है ना, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होते हैं, नेगेटिव के नंबर, पॉजिटिव के नंबर और इंक्लूडेड 0, है ना। उसके बाद आ गए हमारे पास, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा थोड़ा हम चेंज करेंगे, क्या, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को ना इंटीजर चाहिए, है ना, प्राइम नंबर वगैरह का कुछ नहीं है ना, इवन नंबर ऑड के लिए कुछ नहीं, यही है बेसिकली। अब मेरे को अगर बोलते हैं कि भाई मेरे को इंटीजर चाहिए, लेकिन मैं इंटीजर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले देखना चाहता हूँ ना,
मैं एक सेट बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो इंटीजर ये रहे, लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि भाई आई इंटीजर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के हैं इसमें से। तो ऐसा मैं किसी में भी लिख सकता हूं, मैं होल नंबर में भी लिख सकता हूं, मैं नेचुरल नंबर में भी लिख सकता हूं, और अगर नेगेटिव वाले देखने तो मैं ऊपर नेगेटिव का साइन भी अप्लाई कर सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी में कॉन्सेप्ट करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू, ठीक है, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना भाई। बेसिकली क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है ना। प्रॉपर्टी मतलब कि कोई इसकी पोजीशन बता रहा है कि कोई किससे बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब है कोई किसका पार्ट है, हिस्सा है ना। तो ये होता किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए होता है ना, ओनली फॉर एलिमेंट, ओनली फॉर एलिमेंट। ये बताता है कि कोई एलिमेंट किस सेट का पार्ट है, किस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। होता किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए, याद रखना। तो देखो जो बिलोंग्स टू होता है उसका साइन ऐसे होता है, ये सी बनाया, एक डंडी बना दी बीच में, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए कैंसिल कर दिया। तो ये है बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आ रही है। मैंने बोला एक सेट है ए 1 2 3, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई एक एलिमेंट है ना, इधर लिख देते, मैंने बोला 2 डैश दिस। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं कह रहा हूं कि क्या 2 इस सेट का पार्ट है, तो हाँ 2 यहां पर दिख रहा है, 2 एक एलिमेंट है, तो हाँ ये इसमें है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे डज नॉट की, तो मैं कह सकता हूं, मैंने बोला 5 है ना, तो कैसे लिखूंगा कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि भाई 5 जो है इस वाले सेट का एलिमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट है। तो कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं यहां पर अभी ना, इस पूरी बात को नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए बच्चों एग्जांपल करते हैं ना। क्या है एग्जांपल, कह रहे राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, इन रोस्टर फॉर्म। कह रहे कि भाई ये जो इक्वेशन है इसके जो भी सॉल्यूशन निकलने वाले हैं उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इसके सॉल्यूशन ढूंढ लेने। भाई क्या ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई मेरे को क्या देखना है, प्रोडक्ट आ जाए मेरे पास कितना, -2, तो इस वाली वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -2 है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। भाई अगर मैं 2x को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x स्क्वायर बनेगा, 2x में से x माइनस कर दिया तो ये 1 बन जाएगा, 1x। पेयर बना लेते हैं, ये और ये, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो बन जाएगा x प्लस 2। भाई ये और ये नेगेटिव है दोनों, इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये x प्लस का और 2b प्लस का, क्योंकि ये वैल्यू सेम चाहिए। भाई मिडिल टर्म स्प्लिट तो 8th में 9th में 10th में सब में करें, तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको आता है, नहीं आता है तो बता देना। नाउ x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहां क्या बच जाएगा x, और यहां पर ये देखो 1 आएगा साथ में, यहां पर बच जाएगा -1 इक्वल टू 0। भाई दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0, तो दोनों के एक करके रख लेते हैं। तो x प्लस 2 0 होगा, या फिर x माइनस 1 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो -2 आएगी या फिर x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए, ये क्या हो गए, दो सॉल्यूशन। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने कहा ये सेट A है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है -2, ये होगी रोस्टर फॉर्म। इजी पीजी है भाई। नाउ एग्जांपल नंबर 2, कह रहे कि एक सेट है, ठीक है ना, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहे x, ये साइन होता है, इसको कहते हैं सच दैट, है ना, सच दैट। और इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये x ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों बात सेम होती है, ठीक है।
कह रहे x सच दैट x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वो प्लस की वैल्यू होगी और इंटीजर होगी, है ना। यहां पर कभी कभी इंटीग्रल वैल्यू भी कहेंगे, इंटीजर की जगह इंटीग्रल वैल्यू भी कह देते हैं। और कंडीशन क्या है कि जो x का स्क्वायर है वो लेस देन 40 है, मतलब x की वही वैल्यू है इस सेट के अंदर जिनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई क्या होगा, देखो मैंने सेट बोल दिया a, तो क्या क्या होगा, देखो जीरो मत काउंट कर लेना, ठीक है, जीरो काउंट नहीं कर लेना, साइन नहीं है उसका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा उसके बाद तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 40 से कम है, यस, तो 1 हो गया, कॉमा सेपरेट करेंगे मैं कॉमा से। 2 का स्क्वायर 40 से कम है, हाँ, स्क्वायर वैल्यू नहीं लिखनी है मेरे को, 4 मत लिख देना, है ना, मेरे को x की वैल्यू लिखनी है। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, वो छोटा है बिल्कुल, तो 3 भी हो गया। 4 का स्क्वायर 16, वो भी छोटा है। 5 का स्क्वायर 25, वो भी छोटा है। 6 का स्क्वायर 36, वो भी छोटा है। बट जैसे ही मैं 7 करूंगा वो 49 हो जाएगा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी 36 लिख दिया मैंने, 6, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जो सेट बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो 1 to 6 करेंगे, बिकॉज इन सब का स्क्वायर 40 से छोटा है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो चाहो तो, है ना, दोनों 1 2 3 4 5 हो जाते हैं। ये चीज क्लियर है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल्स हैं, बाकी भी कंप्लीट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राइट द सेट, एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 4 9 16 25 और 3 डॉट लगे, मतलब ये कंटिन्यूअस शब्द चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि मुझको वो कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन को ये सारे एलिमेंट फॉलो कर रहे होंगे, है ना, वो रूल लिखना है मेरे को। तो देखो भाई 11th क्लास तक आते आते छोटे मोटे स्क्वायर तो याद हो ही जाते हैं ना, तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है, 4 2 का होता है और 1 तो 1 का होता ही है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज क्या है, स्क्वायर है, और कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। तो बेसिकली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है x सच दैट वो एलिमेंट जो है कंडीशन फॉलो कर रहे हैं क्या, कि x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, बस इतनी सी बात है भाई। x क्या है, x वो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपको भी एक सेट है जो इसके अंदर एलिमेंट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी कि अगेन मुझे ये बताना है कि ये एलिमेंट क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कि 1/2 है तो ये 2/3, ये 3/4, मतलब जो वैल्यू ऊपर है नीचे वाली देखो ध्यान से, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 6 है तो 7। हो क्या रहा है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से 1 ज्यादा है। क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, ध्यान से, हमेशा उसको देखो, अगर उसको पढ़ोगे सही तरीके से तो सॉल्यूशन आराम से आ जाता है ना। तो पढ़ने का तरीका आपको ठीक होना चाहिए ना, जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी। तो मुझे दिख रहा है कि भाई जो नीचे वाली वैल्यू वो ऊपर वाले से 1 ज्यादा है ना, और कहां से शुरू हुई है, 1 से लेकर कहां तक हुई है, ऊपर वाली वैल्यू 6 तक जा रही है, ठीक है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बोला एक सेट है ए कि भाई x इसके अंदर एलिमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे एलिमेंट को, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, इसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ना, उससे एक ज्यादा उसका डिनोमिनेटर है। मतलब अगर न्यूमरेटर में n होगा तो डिनोमिनेटर में n+1 है, देख लो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, है ना भाई। लेकिन है ना, वेयर है ना, क्या n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जो देखो, इसको लिखने के अलग अलग तरीके, मैं आपको सारे बताता हूं कैसे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने इंडिविजुअली बता दी कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a x सच दैट x इज n, कंडीशन तो वही रहेगी, मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं,
इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, है ना, क्या बोलेंगे, फॉर ऑल, जो सभी वैल्यूज है उसमें n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 6 है। मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 6 हो सकती है, 6 से छोटी हो सकती है। अब कोई बोलेगा फिर तो 1.5 भी लिख दो, नहीं, क्यों, अब मैं यहां पर डिफाइन कर दूंगा क्या कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है साइन। जैसे ही मैंने बोला n की वैल्यू बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से, तो n की वैल्यू कभी पॉइंट में आ ही नहीं सकती, नेगेटिव में कभी आ ही नहीं सकती है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बोलूंगा ऐसे ज्यादा कन्वीनियंट है। रीजन, अगर मान लो ये एक्सटेंड हो रहा है, बहुत बड़ी वैल्यूज है, तो एक एक में कहां लिखता रहूंगा, फिर तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता कि भाई अगर एक एक करके लिखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वाले मेथड को करने का ट्राई करो हमेशा, है ना, इस वाले को। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? तो ये फटाफट नोट करो, क्वेश्चन 2 है ये, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है एग्जांपल, वो कंप्लीट करते हैं और इस पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, है ना, एग्जांपल नंबर 5। कह रहे आपको मैच करना है, लेफ्ट में रोस्टर लिखिए और राइट में लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो सेट तो ये सेम ही आपको बताना है कि भाई कौन कौन से सेम है ना। जैसे कह रहे x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। मतलब ये वो सेट, ये जो सेट है ये क्या बता रहा है कि ये सेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, और वो वाले इंटीजर है जो डिवाइजर है 18 का, मतलब 18 को डिवाइड करते हैं ना। तो देखो 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा भाई, पॉजिटिव में इसको 1 करता है, इसको 2 भी करेगा, 3 करता है, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 करेगा, देन फिर उसके बाद 18, उसके बाद तो बड़े नंबर्स। तो देखो यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है एक्चुअली में 1 2 3 6 9 18 है। तो कौन दिख रहा है यहां पर, ये है थर्ड। क्लियर है? तो ऐसे मैच करना है, यानी कि ये ऐसे आ गया। ठीक, नाउ देखो x सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है, और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, सो 9 दूसरी साइड गया तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो भाई जब रूट करता हूं, है ना, स्क्वायर रूट करता हूं, तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, बिकॉज नेगेटिव की वैल्यू भी प्लस की होती है, नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू भी प्लस की होती है। सो ये 9 प्लस की वैल्यू से आया है या माइनस की से आया है नहीं पता, दैट मीन सॉल्यूशन हो गए +3 और -3। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है +3 और -3, आपको दिख रहे कहीं, हाँ ये रहे भाई, तो ये इससे हो गया। नेक्स्ट भाई x एक इंटीजर है और किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि x + 1 = 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 x की वैल्यू, भाई इससे कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यहां पर कौन है वो ये है, तो ये इससे हो गया। बचता है लास्ट, इससे कनेक्ट कर लो कि वो पूछे भाई प्रिंसिपल जो है वर्ड उसके अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं तो वो यही है, तो इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि भाई सेट बिल्डर से रोस्टर कैसे बनाऊं, रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे बनाऊं, और इसके लिए लॉजिक क्लियर होने चाहिए हमारे ना, कि भाई जो वैल्यू है वो देखो, सिर्फ ये नहीं है ना कि भाई आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि भाई नाम वगैरह दे दिया, नहीं, आपको मैथमेटिकल कंडीशंस आने वाली है ना, और उनको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। बात समझ पा रही है? तो ये फिलहाल कुछ बेसिक सी बातें है ना, इसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे पूरे। फिलहाल में जो कॉन्सेप्चुअली है फॉर एक्सरसाइज 1 वो इतना ही है ना, नेक्स्ट वाले के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बाय बाय।